कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे ठंडी जगह यानी अंटार्कटिक ओशन से। सर्दियाँ अपनी पीक पर थी और बर्फ के विशाल समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज पूरी तरह फंसा हुआ था। कैप्टन और उनके साथ ही अपनी पूरी जान लगा रहे थे कि किसी तरह इस जहाज को और सभी पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाले। ठंड इतनी जानलेवा थी कि वहाँ एक पल भी जिंदा रहना भारी पड़ रहा था। तभी उस सुनसान और तूफानी रात में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई बुरी तरह मदद की भीख मांग रहा था। जब कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ उस आवाज की तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें बर्फ पर एक आदमी मिलता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो कांपते हुए कैप्टन से कहता है, प्लीज या तो मुझे यहाँ से ले चलो या फिर मुझे यहीं गोली मार दो। मुझे यहाँ तड़पने के लिए मत छोड़ना। उसकी बेबसी देखकर कैप्टन को उस पर दया आती है। वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो उसे अपने जहाज के अंदर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जहाज पर चढ़ता है, अंधेरे में से एक विशाल और भयानक मॉन्स्टर वहां आ जाता है। असल में वो आदमी इसी राक्षस से बचने के लिए भाग रहा था। हमें उस मॉन्स्टर का चेहरा तो साफ नहीं दिखता, बस उसके विशालकाय हाथ और चौड़े कंधे दिखाई देते हैं। जहाज पर कदम रखते ही वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो इतना ताकतवर था कि क्रू मेंबर्स की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उन्हें कीड़ों मकोड़ों की तरह मसल रहा था। तभी एक सोल्जर आगे आता है और एक पावरफुल मिनी रॉकेट लॉन्चर जैसी गन से उस पर सीधा हमला कर देता है। जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी नहीं मरता, पर वो जहाज से फिसल कर नीचे बर्फ पर गिर जाता है। इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नीचे से जहाज को इतनी जोर जोर से हिलाने लगता है कि जहाज के अंदर चीजें टूटने फूटने लगती है। जहाज पलटने ही वाला था कि कैप्टन दिमाग लगाते हैं। वो ऊपर से एक बड़े वेपन से भारी चीज सीधा मॉन्स्टर के पास वाली बर्फ पर गिराते हैं। बर्फ टूट जाती है और मॉन्स्टर वहीं बर्फीले पानी में समा जाता है। सबको लगा कि अब वो मर गया होगा, पर कहानी अभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह कैप्टन उस आदमी के पास जाते हैं। उस आदमी का नाम विक्टर था। कैप्टन उसे पूछते हैं, भाई आखिर माजरा क्या है? वो भयानक राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? ये सवाल सुनते ही विक्टर की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देता है और वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। यहाँ से हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में, विक्टर के बचपन में। विक्टर जब 12 साल का था तो वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था। उसके पिता का सपना था कि विक्टर भी बड़ा होकर एक नामी डॉक्टर या साइंटिस्ट बने। विक्टर ने भी अपने पिता का सपना पूरा किया। उसने दिन रात मेहनत की और बहुत ही कम उम्र में वो एक बेहतरीन साइंटिस्ट बन गया। लेकिन उसकी ये कामयाबी उसे तब बहुत बेकार लगी जब वो अपनी माँ को मौत के मुंह से नहीं बचा पाया। वो अपने पिता पर चिल्लाया, क्या फायदा इस साइंस का जो मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, बेटा किसी को जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत का नियम है। लेकिन विक्टर उस दिन बदल गया। उसने कसम खा ली थी कि वो कुदरत के इस नियम को तोड़ कर रहेगा। वो कोई ऐसा फॉर्मूला या टेक्निक बनाएगा जो उसके पिता को भी नहीं पता, जिसे मरे हुए इंसान भी सांस ले सके। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, वो पानी के अंदर से बाहर निकल आता है। हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका के उस जानलेवा ठंडे पानी में रहने के बावजूद उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, ना ही उसे ठंड लग रही थी। कहानी वापस पास्ट में लौटती है। विक्टर अपनी पागलपन भरी रिसर्च में लगा रहा। साल बीतते गए। विक्टर अब 30 साल का हो चुका था और आखिरकार उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उसने बिजली का इस्तेमाल करके मरे हुए अंगों में जान डालने का तरीका खोज निकाला। वो बड़े गर्व के साथ शहर के बड़े साइंटिस्ट की एक मीटिंग में गया। वहां उसने एक मशीन के जरिए एक इंसान के आधे शरीर को जिंदा करके दिखाया। लेकिन तालियां बजने की जगह वहां सन्नाटा छा गया। लोग डर गए। उन्हें लगा कि विक्टर पागल हो गया है और वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है।
लोगों ने इसे बुरा भला कहा और हुक्म दिया कि इस एक्सपेरिमेंट को अभी इस वक्त बंद कर दो। तभी अचानक विक्टर ने उस आधे अधूरे इंसान की तरफ एक बॉल फेंकी। उस मशीन से जुड़े आधे शरीर ने उस बॉल को कैच कर ली और बोलने भी लगा। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग उसे शैतान का काम कहने लगे। कोई भी उसे पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। विक्टर को वहां से जाना पड़ा। लोग उससे इसलिए भी डर रहे थे कि अगर इंसान मरना बंद हो गए तो धरती पर जगह ही नहीं बचेगी। विक्टर निराश होकर वहां से जा रहा था कि तभी उसकी किस्मत बदलती है। एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन उसे अपने पास बुलाता है। इस बिजनेसमैन के पास दुनिया भर की दौलत थी, लेकिन वक्त नहीं था। वो सालों से अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था ताकि अपनी जिंदगी लंबी कर सके। विक्टर का एक्सपेरिमेंट देखकर उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। वो विक्टर को ऑफर देता है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो भी सामान चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने से मैं ला कर दूंगा। तुम अपनी लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो ताकि बाद में मुझे तुम मौत से बचा सको। विक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दौड़कर अपने भाई विलियम के घर गया। विलियम उसकी कामयाबी पर बहुत खुश होता है। ये सुनकर एलिजाबेथ, जो विलियम की वाइफ है, वो उसे समझाती है कि साइंस और भगवान के बीच एक लकीर होती है। तुम साइंस का इस्तेमाल करो, लेकिन कभी खुद को भगवान समझने की गलती मत करना। लेकिन विक्टर अब जुनूनी हो चुका था। वो दुनिया की नजरों से दूर एक सुनसान जगह पर गया और एक पुरानी हवेली को अपनी हाई टेक लैब में बदल दिया। उसने वहां छत पर एक चांदी का विशाल एंटीना लगवाया, क्योंकि उसे एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए जितनी बिजली चाहिए वो एक इंसान नहीं बना सकता था। उसे चाहिए थी कुदरती आसमान की बिजली, और वो चांदी के एंटीना उसी बिजली को खींचकर उसके एक्सपेरिमेंट को पावर देने वाले थे। विलियम और एलिजाबेथ, जो उसी बिजनेसमैन की भतीजी भी थी, उन दोनों ने भी इस लैब को बनाने में उसकी हेल्प की। लैब तैयार होने के बाद विक्टर ने कई कोशिशें की, लेकिन वो फेल होता रहा। तब एलिजाबेथ ने उसे एक सलाह दी कि तुम उसे मशीन की तरह मत बनाओ, तुम इसे बिल्कुल अपने जैसा समझो, एक इंसान की तरह बनाओ और शुरू से शुरू करो। विक्टर को बात समझ आ गई। उसने इस बार एक नए तरीके से काम शुरू किया। उसने उस क्रिएचर के शरीर में हड्डियों का ढांचा और मांस को बारीक तारों से जोड़ा ताकि वो बिल्कुल इंसानों की तरह हाथ पैर हिला सके। उसने पूरे शरीर में नसों की जगह तारों का जाल बिछा दिया। ढांचा तो तैयार था, लेकिन अब उसे चाहिए थे असली ऑर्गन्स। उसका जुगाड़ वो ऐसे करता है कि उस वक्त देश में जंग चल रही थी। विक्टर जंग के मैदान में गया और वहां पड़ी लावारिस लाशों को अपने साथ ले आया। ये सीन बहुत भयानक था। उसने एक एक लाश को काटा, किसी का सही दिल निकाला, किसी के फेफड़े, और उन सब को जोड़कर अपने ह्यूमनॉइड में फिट कर दिया। उसने किसी की आंख लगाई तो किसी की नाक। आखिरकार वो शरीर तैयार हो गया। विक्टर ने उसका नाम रखा फ्रैंकनस्टाइन। उसने फ्रैंकनस्टाइन के दिल को एक पावर मशीन से जोड़ दिया। अब बस उसे इंतजार था एक तूफानी रात का, जब आसमान से बिजली गरजेगी और उसके एंटीना पर गिरेगी। किस्मत से वो रात भी आ गई। तूफान आ चुका था। विक्टर को यकीन था कि आज वो इतिहास रचेगा। उस रात वो बिजनेसमैन वहां एक्सपेरिमेंट को पूरा होते देखने आया था। विक्टर पूछता है, आज मेरा काम पूरा हो जाएगा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो बिजनेसमैन कहता है, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो तुम मुझे भी इस तरह जिंदा कर देना, और अगर वो भी नामुमकिन हो तो मेरा दिल और दिमाग निकाल कर इस फ्रैंकनस्टाइन के शरीर में डाल देना। ये सुनकर विक्टर कहता है, नहीं, मैं अपनी बनाई हुई क्रिएशन के साथ और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और इसी हाथापाई में वो बिजनेसमैन गिरकर मर जाता है। उसी वक्त आसमान से बिजली कड़कती है और सीधे विक्टर के चांदी वाले टावर्स पर गिरती है। पूरी लैब रोशनी से भर जाती है। लेकिन जब सब शांत हो जाता है तो विक्टर देखता है कि फ्रैंकनस्टाइन के शरीर में कोई हलचल नहीं है। उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो बुरी तरह टूट जाता है और थकान के मारे सो जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी।
अगली सुबह जब विक्टर की आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रैंकनस्टाइन अब उठ चुका था। पट्टियों में लिपटा हुआ वो विशालकाय शरीर उसकी आंखों के सामने खड़ा था। फ्रैंकनस्टाइन को चलते देख विक्टर खुशी से ज्यादा डर गया। वो टुकड़ों में सिला हुआ शरीर बहुत डरावना लग रहा था। उसकी चाल अजीब थी क्योंकि वो अलग अलग इंसानों के अंगों से बना था। विक्टर ने डर के मारे उसे एक खुफिया तहखाने में बंद कर दिया। विक्टर ने नोटिस किया कि भले उसका शरीर दानव जैसा है, लेकिन उसका दिमाग एक नवजात बच्ची जैसा है। अब विक्टर ने उसे बोलना सिखाना शुरू किया। उसने अपना नाम बताया, मैं विक्टर हूँ। फ्रैंकनस्टाइन ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में दोहराया, मैं विक्टर हूँ। विक्टर उसे इंसानों वाले तौर तरीके सिखाने लगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि एक बच्चे को सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं, प्यार और देखभाल की भी जरूरत है। कुछ दिन बीते। विलियम और एलिजाबेथ वहां विक्टर से मिलने आए। विक्टर घबरा गया था क्योंकि उसने एलिजाबेथ के अंकल यानी बिजनेसमैन को मार दिया था। वहां पहुंचते ही एलिजाबेथ को तहखाने से कुछ आवाज सुनाई दी। वो नीचे गई और उसका सामना फ्रैंकनस्टाइन से हुआ। हैरानी की बात यह थी कि एलिजाबेथ उसे देखकर डरी नहीं। उसने बड़े प्यार से उसे बात की। फ्रैंकनस्टाइन ने उसे पूछा, तुम कौन हो? एलिजाबेथ ने अपना नाम बताया। उसने फ्रैंकनस्टाइन को 3 नए शब्द सिखाए, पानी, हवा और आग। जब विक्टर ने देखा कि उसका बनाया हुआ क्रिएचर उसकी बातों से ज्यादा एलिजाबेथ की बातें समझ रहा था, तो उसे जलन होने लगी। इसलिए उसने विलियम से झूठ बोल दिया, सुनो, तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ। ये क्रिएचर बहुत खतरनाक है। इसने एलिजाबेथ के अंकल को मारा है। उसने उन्हें अंकल की लाश भी दिखाई। विलियम डर गया और एलिजाबेथ को लेकर वहां से निकल गया। उनके जाते ही विक्टर ने खौफनाक फैसला लिया। उसने पूरी हवेली में पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी ताकि उसका ये एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हवेली ब्लास्ट हो गई और विक्टर भी धमाके से बाहर जा गिरा। उसकी टांग बुरी तरह टूट चुकी थी। विलियम उसे उस हालत में वहां से निकाल कर अपने साथ ले जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। फ्रैंकनस्टाइन पानी से निकलकर जहाज के अंदर घुस चुका था। उसने गुस्से में जहाज के कुछ हिस्सों को आग लगा दी थी। जब कैप्टन हिम्मत करके फ्रैंकनस्टाइन को पूछता है, क्या विक्टर सच बोल रहा है? क्या तुम सच में खूनी दरिंदे हो? फ्रैंकनस्टाइन की आंखों में आंसू थे। वो कहता है, नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने कभी अपनी मर्जी से किसी इंसान को नहीं मारा। हाँ, मुझे विक्टर पर गुस्सा है, नफरत है, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया और फिर मुझे मरने की हालत में उस आग में छोड़ दिया। फ्रैंकनस्टाइन अपनी पूरी सच्चाई सुनाता है। उस आग से बच के मैं किसी तरह बेसमेंट के रास्ते से जंगल में भाग निकला था। मैं सालों तक जंगलों में भटकता रहा। मैं बिल्कुल अकेला था। जानवर मुझे देखकर भाग जाते थे। मुझे भूख लगती थी, ठंड लगती थी, पर कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। एक बार कुछ शिकारियों ने मुझे देखा तो मुझे राक्षस समझकर गोलियां मारती। मैं दर्द में तड़पता हुआ एक घर में जाकर छिप गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे सारे जख्म भर चुके थे। उस घर में गरीब लेकिन खुशहाल परिवार था। एक बूढ़े दादाजी और उनकी पोती थी। मैं छुपकर उन्हें देखता रहता। मुझे एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। मैं उनकी बातें सुनकर उनकी भाषा सीखने लगा। मेरा भी मन करता था कि मैं उनके साथ रहूं। फ्रैंकनस्टाइन ने आगे बताया कि वो छुपकर उनकी मदद करने लगा। वो जंगलों से लकड़ियां काट कर उनके दरवाजों पर रख देता था। कभी खाने के लिए हिरन का शिकार करके रख देता था। वो परिवार हैरान था कि आखिर कौन उनकी मदद कर रहा है। दादाजी कहते हैं कि शायद गॉड खुद हमारी मदद कर रहे हैं। कुछ समय बाद वो परिवार शहर जाने लगा, लेकिन दादाजी वहीं रह गए क्योंकि वो अंधे थे। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो महसूस सब कर सकते थे। वो जानते थे कि उनके घर के आसपास कोई रहता है। जब सब चले गए तो फ्रैंकनस्टाइन दादाजी के सामने आया। दादाजी ने उसे राक्षस नहीं बल्कि इंसान समझा। उन्हें उसे अपनाया। उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, इंसानों की तरह जीना सिखाया।
फ्रैंकनस्टाइन को पहली बार किसी ने प्यार दिया था। एक दिन दादाजी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? फ्रैंकनस्टाइन को कुछ याद आया। उसने कहा, मुझे वो लैब याद है। दादाजी ने उसे कहा कि वहां जाओ, तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। फ्रैंकनस्टाइन वापस उस जली हुई लैब में गया। वहां उसे विक्टर की डायरी मिली। उसे पता चला कि वो पैदा नहीं हुआ, उसे बनाया गया है। उसे विक्टर का पता भी मिल गया। उसने सोचा कि वो विक्टर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे जैसा एक और साथी बना दो, फिर मैं दुनिया से दूर चला जाऊंगा। ये खुशखबरी सुनाने वो दादाजी के पास जाता है, लेकिन वहां नजारा कुछ और ही था। कुछ जंगली भेड़ियों ने दादाजी पर हमला कर दिया था। फ्रैंकनस्टाइन ने भेड़ियों को भगाया, लेकिन दादाजी मरने की हालत में थे। वो रो रहा था और बोलता है, नहीं दादाजी, आप नहीं मर सकते। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तभी दादाजी का बेटा वहां आ गया। उसने फ्रैंकनस्टाइन को दादाजी के पास देखा और गलत फहमी में उसे कातिल समझ लिया। उसने फ्रैंकनस्टाइन पर गोलियां चला दी। फ्रैंकनस्टाइन वहां से भाग निकला, लेकिन अब वो अंदर से टूट चुका था। उसका एकमात्र सहारा भी छिन गया था। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, विक्टर। वो विक्टर के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि विक्टर और विलियम पार्टी कर रहे हैं और बहुत खुश है। ये देखकर उसका खून खौल उठा कि मैं यहाँ दर्द में हूँ और वो मजे कर रहे हैं। वो पार्टी में घुस गया। उसने विक्टर को गर्दन से पकड़ लिया। विक्टर ने कहा, मार दो मुझे, मैं पछता रहा हूँ। मैंने तुम्हें क्यों बनाया? फ्रैंकनस्टाइन ने कहा, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ विक्टर। विक्टर ने उस पर गोली चला ली, लेकिन बीच में एलिजाबेथ आ गई। गोली एलिजाबेथ को लगी और वो मर गई। फ्रैंकनस्टाइन एक बार फिर टूट गया। एलिजाबेथ ही दूसरी इंसान थी जिसने उसे प्यार से बात की थी। वो उसकी लाश लेकर वहां से निकल गया। विलियम ने अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार विक्टर को माना और उसे घर से निकाल दिया। जब विक्टर सोचता है कि इन सब की वजह फ्रैंकनस्टाइन है, तो उसे बदला लेने के लिए वो दोबारा उसके सामने पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। फ्रैंकनस्टाइन कहता है, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मुझे ढूंढ लेना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद विक्टर सालों तक उसको ढूंढता रहा। एक बार फ्रैंकनस्टाइन खुद उसके सामने आता है और कहता है, आखिर क्या है तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे मार सकते हो? अगर है कोई ऐसी चीज तो लाओ, मुझे दो, मैं खुद मर जाऊंगा, पर एक शर्त पर। अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें मार डालूंगा। फिर विक्टर ने उसे हाथ में डायनामाइट दे दिया। फ्रैंकनस्टाइन फट गया, लेकिन वो फिर से जुड़ गया। वो नहीं मरा, लेकिन उसका दिल जख्मों से भरा था। अब शर्त के मुताबिक वो विक्टर के पीछे पड़ जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। फ्रैंकनस्टाइन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो विक्टर के पास जाता है और कहता है, विक्टर, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैं बस इतना चाहता था कि कोई मेरा भी हो, कोई ऐसा साथी जिसे मैं अपना कह सकूं। विक्टर अपनी मौत के बेहद करीब था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फ्रैंकनस्टाइन का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन कभी अपनाया नहीं। अब तुम्हें मेरी जगह जीना होगा। और इसी के साथ विक्टर की मौत हो जाती है। फ्रैंकनस्टाइन ने उसे माफ कर दिया था। जहाज के सभी लोग ये इमोशनल नज़ारा देखकर रो पड़ते हैं। आखिर में फ्रैंकनस्टाइन जहाज से नीचे उतरता है। वो अपनी ताकत से जहाज को धक्का देता है और बर्फ की चट्टानों से आज़ाद करवा देता है और जहाज पानी में चल पड़ता है। सभी लोग डेक पर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं। फ्रैंकनस्टाइन अकेले उस बर्फ के रेगिस्तान में कहीं दूर निकल जाता है, इस वादे के साथ कि वो अब इंसानों से दूर अपनी तन्हाई में रहेगा। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।